नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th जियोग्राफी चैप्टर 10 लेके आया हूँ। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक के वीडियोज़ को कंप्लीट कर रखा है। आज हमारा 10वां चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है मानव बस्ती। मतलब इंसान जहाँ पे रहते हैं, उसी को हम मानव बस्ती कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ पहाड़ है और बीच में जो ये समतल भूमि है, इस पे कैसे घर बने हुए हैं और इस घरों में कौन रहता है? तो मानव ही रहते हैं, इंसान रहता है। तो हम आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मानव बस्ती क्या है। क्लास 12th का जियोग्राफी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहले स्लाइड में हम मानव बस्ती के बारे में ही पढ़ेंगे कि मानव बस्ती क्या होता है, मानव बस्ती किसे कहते हैं। तो देखिए, बस्ती जो है वो मनुष्य के आवास अर्थात घर के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें उनके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों तथा आने जाने के लिए बनाए गए सड़क अर्थात रास्ता, गलियों को सम्मिलित किया जाता है। बस्ती आप किसे कह सकते हैं? बस्ती एक ऐसा स्थान है जिस पे मानव अपना घर बना के रहता है। उसके आने जाने के लिए सड़क होते हैं, उसके उपयोग करने के लिए संसाधन होते हैं, गलियां होती है। इन सभी चीजों को सम्मिलित करके जिस निवास स्थान को तैयार किया जाता है, उसे हम मानव बस्ती कहते हैं। तो बस्ती में एक तो शहरी बस्ती भी होता है जिसमें लोग शहर के लोग रहते हैं और एक होता है ग्रामीण बस्ती। तो देखिए, ग्रामीण बस्ती क्या होता है? तो यहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन आदि। गांव के जो लोग होते हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? उनका जो जीविका होता है, वो कृषि पर होता है, पशुपालन पर होता है और अन्य प्रकार के ऐसे ही कृषि संबंधित कार्यों में वो संलिप्त रहते हैं, मतलब कि जुड़े हुए रहते हैं। ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है कि सब्जी, फल, फूल, अनाज आदि जैसे उत्पादन होते हैं। मतलब इन चीजों की खेती की जाती है। वहीं पे अगर हम नगरीय बस्ती की बात करें, तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये जो नगर के लोग होते हैं, वो भी ग्रामीण बस्ती पर ही आश्रित होते हैं। गांव के लोगों के द्वारा उगाए गए सब्जी, फल, फूल, अनाज इत्यादियों से वो अपना भरण पोषण करते हैं। ग्रामीण लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाकर बसने के बारे में कम सोचते हैं। वो जैसे कि आप शहर में देख लीजिए ना कि अगर किराए का कमरा है तो कभी ये रूम है, कभी अगला रूम है, हम लोग बदलते रहते हैं। अतः उसमें सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। जब एक जगह पर गांव के लोग लंबे समय तक रहते हैं ना, तो उनके संबंध जो होते हैं, उनके जो ताल्लुकात होते हैं एक दूसरे के साथ, वो बहुत ही गहरे होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के निवासियों में क्षैतिज गतिशीलता कम होती है, मतलब कि वो ज्यादातर अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करते हैं, एक ही स्थान पर टिके हुए रहते हैं। तो ये हमारा मानव बस्ती और ग्रामीण बस्ती के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं नगरीय बस्ती के बारे में। तो नगरीय का मतलब होता है शहर। शहर की बस्ती के बारे में बात करेंगे। नगरीय बस्तियों में द्वितीयक एवं तृतीयक तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं की प्रधानता होती है। अलग अलग प्रकार के काम यहाँ पे किए जाते हैं। नगरीय बस्तियों के विनिर्माण उद्योग के उत्पादन ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं। परिवहन मतलब अब देखिए, यहाँ पे जो नगर में जितनी भी प्रोडक्ट को आप बनाते हैं, उत्पादों को बनाते हैं, वो गांव में भी जाते हैं। गांव के लोग भी उसका उपयोग करते हैं। परिवहन एवं संचार माध्यम के जरिए यह कार्य संपन्न होता है। मतलब कि जो सड़कों के माध्यम से चीजों का आवाजाही होता है, इसी के माध्यम से शहरों में बनाए गए प्रोडक्ट को भी गांव तक पहुंचाया जाता है। शहरों में क्षितिज गतिशीलता अधिक पाई जाती है, अर्थात लोग एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाके बस जाते हैं। तो परिवर्तन होता रहता है, वो अपने स्थान का परिवर्तन करते रहते हैं। उस उनमें क्या होता है ना कि सामाजिक संबंधों में औपचारिकता अधिक होती है। तो यहाँ पे ये नगरीय बस्ती के बारे में था। दो नगरीय बस्तियों में जो समझने योग्य बातें हैं कि यहाँ पे द्वितीयक और तृतीयक प्रकार की सेवाओं की प्रधानता होती है। यहाँ के लोग क्षैतिज गतिशीलता रखते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाके बसने की संभावना जो होती है वो शहर के लोगों में ज्यादा देखा जाता है। पॉइंट हमारा कहता है आकृति के आधार पर संचार में ग्रामीण बस्तियों के 5 प्रतिरूप क्या क्या है। वीवीआई प्रश्न रहेगा, ये वीवीआई टॉपिक रहेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। पहला तो है कि रैखिक प्रतिरूप, ये क्या होता है? तो ऐसी बस्तियों का विकास सड़कों, नदियों, नहर, रेल लाइनों के किनारे के साथ साथ होता है। मतलब ये बस्तियां जो बनाई जाती है,
ये सड़कों के किनारे होता है, नदियों के किनारे होता है, नहर के किनारे होता है, रेल लाइन के किनारे इनको बनाया जाता है। वहीं पे अगर हम आयताकार प्रतिरूप की बात करें तो ऐसी बस्तियों का विकास ऐसे स्थान पर होता है, ऐसे जगहों पर होता है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। बराबर मात्रा में अगर कोई सड़क एक दूसरे को काट रहा है, चौराहा है, तो ऐसे जगहों को हम आयताकार प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। तीसरा है वृत्ताकार प्रतिरूप, मतलब गोला। तो ऐसी बस्तियां मुख्य रूप से किसी तालाब, झील के चारों ओर विकसित होते हैं। तालाब, आप पता है कि पानी वानी के छोटे से जगहों को हम तालाब कहते हैं, झील ऐसा ही होता है। अगर ऐसे जगहों पे बस्तियों का विकास हो रहा है, बस्तियां बसाई जा रही है, तो उसे हम वृत्ताकार प्रतिरूप के नाम से जानेंगे। चौथा और अगला पॉइंट हमारा कहता है तारक प्रतिरूप। तो देखिए, कभी कभी कई सड़क मार्ग विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं। समझिएगा, एक सड़क इधर से आ रहा है, 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 और ये इसका मुख्य बिंदु है। तो ये हो गया ना कि कई सड़कें यहाँ पे आके अगर इस बिंदु पर मिल रहा है, तो इन स्थानों पर बसे गांवों में सभी दिशाओं से आने वाले सड़कों के किनारे मकान बने होते हैं, घर बने होते हैं, और वहां तारे के आकार की बस्तियां बन जाती है। इसी कारण से इसे हम तारक प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। पांचवा और सबसे लास्ट है टी आकार या फिर वाई आकार या फिर क्रॉस आकार की बस्तियां। तो जहां तिराहे मिलते हैं, मतलब तीन सड़कें मिलती हैं, वहां विकसित होती है वाई आकार की बस्तियां। वहां विकसित होती है जहां दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। एक सड़क आ रहा है और दूसरा सड़क इस पे आके मिल गया, तो इसे हम वाई आकार की बस्तियां कहेंगे। तो इस बस्तियों को हम तीसरे मार्ग के रूप में भी जानते हैं। टी आकार भी कहते हैं, वाई आकार भी कहते हैं, क्रॉस के आकार की भी बस्तियां कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था कि आकृतियों के आधार पर संसार में ग्रामीण बस्तियों के जो 5 प्रतिरूप हैं वो यही है। पहला है रैखिक प्रतिरूप, दूसरा है आयताकार, तीसरा है वृत्ताकार, चौथा है तारक प्रतिरूप, और पांचवा है वाई आकार, क्रॉस आकार या टी आकार की प्रतिरूप। अगला पॉइंट हमारा कहता है ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने वाली भौगोलिक परिस्थितियां कौन कौन है। ये भी वीवीआई पॉइंट्स रहेंगे, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। तो पहला तो है जल आपूर्ति, पानी की आपूर्ति। साधारण रूप से अगर देखा जाए तो ग्रामीण बस्तियां जल स्रोत या जल राशियों जैसी नदियां, झील, झरने इत्यादि के समीप स्थित होती है। कोई भी गांव की अगर बात कर ले, तो वो जो गांव होता है ना, मतलब जो देहात का इलाका है या फिर ग्रामीण क्षेत्र है, ये नदी के किनारे मिलेगा, तालाब के किनारे मिलेगा, झील के किनारे मिलेगा, झरनों के किनारे मिलेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि इनको पानी की असुविधा न हो। इन्हें खेती करने के लिए सिंचाई की पानी की आवश्यकता जो होती है वो इससे पूरा हो जाता है। लोगों को असुविधाजनक स्थान जैसे दलदल से घिरे द्वीप अथवा नदी किनारों के निचले क्षेत्र में बसने के लिए प्रेरित करती है। तो ये तो जल आपूर्ति के बारे में था। दूसरा है हमारा भूमि के बारे में। मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है, उस जगह को चुनता है, चयन करता है जहां की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त और उपजाऊ हो। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक आदिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में ही बसते थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के लिए निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदान के निकट बस्तियां बसाते हैं, जो चावल की कृषि के लिए सहायक होता है। तो जमीन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, जमीन इंपोर्टेंट है। जमीन से क्या होता है कि खेती करने वाले किसानों को उसकी महत्व का पता होता है, इसलिए वो चावल की कृषि के लिए ऐसे तटवर्ती मैदानों को चुनते हैं जहां पे सही तरीके से चावल की खेती हो सके। पॉइंट हमारा कहता है उच्च भूमि क्षेत्र। मानव ने अपने निवास हेतु, मतलब रहने के लिए, घर बनाने के लिए ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना ताकि वहां पर बाढ़ के समय होने वाले क्षति जो होता है, नुकसान जो होता है, उससे बच सके। इंसान खुद के रहने के लिए नीचे वाले क्षेत्र न चुनकर ऊपर वाले क्षेत्र को चुना, ताकि अगर कभी पानी वगैरह आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए, तो उनको कोई नुकसान न हो। मानव का जो जीवन सुरक्षित रहने के लिए वो ऐसा काम करते थे। उष्णकटिबंधीय देशों में दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते थे, खंभों पर बनाते थे, जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़े से बचा जा सके, उससे उनकी सुरक्षा हो सके। चौथा पॉइंट कहता है गृह। तो निर्माण सामग्री जो है, जैसे कि लोगों ने ग्रामीण बस्तियों को बसाने के लिए उन स्थानों को चुना जहां निर्माण सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाए। घर बनाने के लिए
सामान की जरूरत होती है, मटेरियल का जरूरत होता है। तो गृह बनाने के लिए जो मटेरियल जहां पे आसानी से उपलब्ध हो जाता था, लोग उसी स्थानों को चुनते थे घर बनाने के लिए। जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, और भी बहुत सारे हो गए पदार्थ, सीमेंट वगैरह, मिट्टी वगैरह। तो ये ऐसे ही, चाहे फिर वहां के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे, गुफाओं में मकान बनाते थे। तो ये यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अगला पॉइंट हमारा कहता है ग्रामीण बस्तियों की समस्या क्या क्या है। जो लोग गांव में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या समस्याएं आती है, किन किन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाती है, पानी पूर्ण मात्रा में नहीं प्राप्त होता है। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में यह एक समस्या है, पीने के पानी को लेके, एक समस्या बना रहता है। जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, एक ऐसा बीमारी है जो गलत पानी के कारण ही होता है। पीलिया हो गया, ये सब सामान्य समस्या है जो ग्रामीण बस्तियों के लोगों को जूझना पड़ता है इन समस्या से। कई देश प्रायः बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। कई ऐसे अभी भी देश हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो पानी अधिक होने से समस्या होने लगता है। कभी कभी पानी सूख जाता है तो पानी कम होने से समस्या उत्पन्न हो जाता है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव होने से कृषि कार्य प्रभावित होता है। सिंचाई सुविधा के अभाव में, मतलब कि देखिए, सिंचाई मतलब कि खेतों में पानी डालने की सुविधा अगर सही तरीके से ना हो तो इससे क्या होगा कि जो कृषि होता है ना, वो उससे प्रभावित होने लगता है। कच्ची सड़कें एवं आधुनिक संचार के साधनों का अभाव उनके विकास मार्ग में बाधा डालता है। कच्ची सड़कें कहने का मतलब हो गया कि जो पक्की सड़कें नहीं होती, जो गांव घर में आपको देखने को मिलेगा, मिट्टी या किसी अन्य प्रकार की वस्तुओं से बनाया जाता है। तो इससे आधुनिक संचार के साधनों का अभाव हो जाता है, यातायात के साधनों का अभाव हो जाता है, सही तरीके से गाड़ियां वगैरह नहीं आ पाती है। विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। गांव में आपको पता है कि शिक्षा सही तरीके से बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। शौच घर की दिक्कतें हैं, कूड़ा का दिक्कत है, कचरा निकालने का, विद्यालय का अभाव है। ये सारी चीजें आपको ग्रामीण बस्ती में देखने को मिलेगा। विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत अवसंरचना का सदैव अभाव रहता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ग्रामीण बस्तियों की समस्या के रूप में देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं नगरीय बस्ती के बारे में। तो नगरीय बस्ती वह बस्ती है जिसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक एवं तृतीयक एवं चतुर्थक गतिविधियों से संबंधित होता है। द्वितीयक मतलब एक व्यक्ति दो तरह के काम कर रहा हो, तृतीयक मतलब एक ही व्यक्ति तीन तरह के काम कर रहा हो, चतुर्थ का मतलब होता है एक व्यक्ति चार अलग अलग कार्यों से अपना जीवन यापन चला रहा हो। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको मैंने पहले के चैप्टर में भी बताया था। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, लंदन नगर का विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कहा जाता है। लंदन, इंग्लैंड, तो ये विदेशी चीजें हो गई। वहां पे जो विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती इसे ही कहा गया है। आकार, उपलब्ध सुविधा एवं उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों का भी वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला आता है नगर। निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाओं के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। क्या? नगर जाने जाते हैं। निर्माण के रूप में जाने जाते हैं, खुदरा एवं थोक व्यापार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे व्यावसायिक सेवाएं भी होती है, बिजनेस पर्पज से लोग बहुत सारे काम करते हैं। इसके अलावा शहर जो है वो प्रमुख वित्तीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र के रूप में जाना जाता है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर मिलियन सिटी कहा जाता है उसे। अगर कोई एक ऐसा शहर है जिसकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख से ज्यादा है तो उसे हम मिलियन सिटी के रूप में भी जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है सन्नगढ़। देखिए, अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र सन्नगढ़ कहलाता है। ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने के एक विशाल नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र बन जाता है। ग्रेटर लंदन, मानचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, बृहत मुंबई आदि। अब देखिए, मुंबई भी आता है इसमें, जिसको हम सन्नगढ़ के नाम से जानते हैं। वहीं पे हमारा विश्व नगरी क्या होता है, इसे जान लेते हैं। विश्व नगरी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द के मेगालोपोलिस, मतलब मेगालोपोलिस एक शब्द है जो मतलब कि अपने यहाँ का नहीं, यूनानी शब्द है, यहीं से इसका विश्व नगरी का निर्माण हुआ है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1957 में जीन गोटमेने ने किया था।
विश्व नगरी का एक बड़े महानगर प्रदेश को कहते हैं। बहुत बड़ा जो महानगर प्रदेश होता है उसे ही हम विश्व नगरी कहते हैं। जो कई सन घरों का समूह होता है, उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका में बोस्टन, वाशिंगटन तथा नगरीय समूह, ये सब जो होते हैं ये विश्व नगरी होता है। मिलियन सिटी के बारे में मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए कि 1 मिलियन में अधिक जनसंख्या वाले शहर मिलियन सिटी कहलाते हैं। जैसे बताया था कि 10 लाख से अगर अधिक जनसंख्या है एक शहर का तो उसे हम मिलियन सिटी कहते हैं। 1800 ईस्वी में लंदन सबसे पहला मिलियन सिटी बना। विश्व में 438 मिलियन सिटी है। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपका तैयार हो जाता है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में 438 सिटी ऐसे हैं अभी वर्तमान में जिसे हम मिलियन सिटी के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आता है इसमें जनसंख्या का आकार। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड का आधार बनाया है। नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, भारत में 5000, जापान में 30,000 व्यक्ति है। इससे जनसंख्या के आकार का पता चलता है। भारत में जनसंख्या घनत्व 400 है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में 250 जनसंख्या वाले क्षेत्र जो है वो नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। दूसरा है व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या के अतिरिक्त व्यावसायिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों का मापदंड माना जाता है। इटली में उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है जिसकी 50% उत्पादक जनसंख्या और गैर कृषि कार्य लगी होती है। भारत में यह मापदंड जो है वो 75% है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियां जो हैं वो कृषि के अंदर ही होती है। तीसरा है प्रशासन। कुछ देशों में प्रशासनिक ढांचों को इसका मापदंड माना जाता है। भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहां नगर पालिका, छावनी, बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र हो तो हम उसे प्रशासन के रूप में जानते हैं, क्योंकि प्रशासन भी वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहीं पे अगला पॉइंट हमारा कहता है नगरीय बस्तियों की प्रमुख 4 समस्याएं। अब जैसे हमने गांव की समस्याओं के बारे में बताया था, ऐसी अब हम नगर के प्रमुख समस्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो पहला समस्या है विकासशील देशों में अधिकतर शहर जो है वो अनायोजित है, अनियोजित। विकासशील देशों में अधिकतर शहर जो है वो अनियोजित है। शहरों में लगातार प्रवास, अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा हो रही है। बहुत ज्यादा लोग आजकल के समय में शहरों में ही रहना चाहते हैं। विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवासों की बहुत कमी है, बहुमंजिले मकान हैं, गंदी बस्तियों की वृद्धि हो रही है। ये सारी चीजें जो है यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं। दूसरा जो है वो है आर्थिक समस्याएं। विश्व के विकासशील देशों में ग्रामीण एवं छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। लोग अब गांव छोड़ के शहर की ओर भाग रहे हैं। नगरों में बड़ी संख्या में प्रवासी जनसंख्या के कारण अकुशल और अर्धकुशल श्रमिक का जमावड़ा हो रहा है। लोग धड़ाधड़ शहरों में जा रहे हैं काम करने के लिए, भले ही उनको ज्ञान हो या ना हो, जबकि इन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर होती है। पहले से ही बहुत समस्या है यहाँ पे, और भी लोगों के आने के कारण समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये नगरों के प्रमुख समस्याओं के रूप में जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। उपलब्ध शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर है। रोजगार की कमी और शिक्षा का अभाव अपराधों की वृद्धि दर को और अधिक बढ़ा रहा है। बच्चे और बूढ़े जवान सभी कहीं ना कहीं गरीबी और बेरोजगारी के कारण यहाँ पे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण नगरों में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। दूसरी तरफ अगर देखें पर्यावरण संबंधी समस्याएं, तो विकासशील देशों में नगरों की विशाल जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या के कारण जल का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, पेड़ों की कटाई हो रही है, पीने के लिए घरेलू पानी का उपयोग बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा है। औद्योगिक उपयोग के लिए नगरों में जल की भारी कमी है। घरों और उद्योगों में पारंपरिक ईंधन का उपयोग से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जनसंख्या का आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जा रहे हैं जो नगरों को उष्ण द्वीप में परिवर्तित कर रहे हैं, गर्मी की ओर लेके जा रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही गंभीर समस्या है, खासकर नगर के लिए, शहरों के लिए। उपनगरीकरण के बारे में जान लीजिए। उपनगरीकरण एक ऐसी नई प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले
क्षेत्रों में रहने लगे हैं। बड़े शहरों के समीप बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो रहे हैं। लोग आजकल फार्म हाउस बना रहे हैं ना, आपको पता होगा कि फार्म हाउस बनाते हैं, फार्म हाउस में जाके रहते हैं। तो ये शहर में नहीं होता, शहर से बाहर जाके लोग रहते हैं, जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थल पर आते जाते हैं और शांति में रहते हैं। तो ये हमारा उपनगरीकरण के रूप में जाना जाता है। आपने देखा क्लास 12th जियोग्राफी चैप्टर 10 जिसका नाम था मानव बस्ती, यहाँ पे समाप्त हो गया है। और 1 से लेके 10 तक के सारे चैप्टर्स के वीडियोस बनाए जा चुके हैं, इनके प्लेलिस्ट आ चुके हैं। आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।